टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिस। तो आज से हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिस में, मतलब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो सारे के सारे 3 लॉस थे उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। जनरली लॉ ऑफ सीग्रिएशन का कोई ड्रॉबैक नहीं था, इसलिए लॉ ऑफ प्योरिटी भी उसे बोला जाता था, बट लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट के ड्रॉबैक्स थे। तो चलिए कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में ही हम आज पढ़ने जाने वाले हैं। तो पहला आ जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा आ जाएगा कोडोमिनेंस, तीसरा आ जाएगा मल्टीपल एलेलिज्म, चौथा आ जाएगा पिलियोट्रॉपी, पांचवा आ जाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और आखिरी आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं। जनरली ये तीनों लॉज के ड्रॉबैक्स हैं कि मेंडल्स बोलते थे कि उनके लॉ के हिसाब से कि एक जीन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक, और वो पेयर में से एक डोमिनेंट होगा वाइल अदर इज रिसेसिव। बट यहां पास वो दोनों को इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस पूरी तरह से गलत ठहराता है कि ऐसा हर एक ऑर्गेनिज्म हर एक प्लांट्स में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला डोमिनेंस या फिर पहला ड्रॉबैक, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? अगर मैं बोलता हूं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, NaNC, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? सिंपल सा, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी एक ऐसी इनहेरिटेंस एक्टिविटी जिसमें डोमिनेंट जीन खुद को फुल्ली तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसे बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल की बात की जाए तो 4 o'clock फ्लावर हो गया, स्नैपड्रैगन जिसे और भी बोला जाता है, ठीक। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, मतलब जहां यार डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट भी रहेगा पर डोमिनेंट कैरेक्टर फुल्ली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, कौन से? स्नैपड्रैगन फ्लावर का ही देख लेते हैं, या फिर जिसे स्नैपड्रैगन जिसे 4 o'clock फ्लावर भी बोला जाता है तो वो भी लिख सकते हो, डॉग फ्लावर जिसे और बोला जाता है डॉग फ्लावर, तो उसको तो इस एग्जांपल में लिख लो स्नैपड्रैगन, SNAPDRAGON, स्नैपड्रैगन। तो अगर हम क्या लेते हैं, स्नैपड्रैगन प्लांट ले लेते हैं, स्नैपड्रैगन के 2 फ्लावर्स ले लेते हैं, एक डोमिनेंट एज रेड फ्लावर एज डोमिनेंट ले लेते हैं फ्लावर कलर के हिसाब से, फ्लावर कलर में एज अ डोमिनेंट को ले लेते हैं रेड एज अ डोमिनेंट फ्लावर ले लेते हैं, और वहीं रिसेसिव फ्लावर है, रिसेसिव RESSECIV, रिसेसिव फ्लावर है अपना कौन सा? व्हाइट। तो इसको डोनेट कर देते हैं RR से, इसको डोनेट कर देते हैं स्मॉल r से। समझ आए? अब यहाँ लॉ ऑफ सीग्रिएशन फॉलो होगा, लॉ ऑफ सीग्रिएशन से टोटली एक गैमेट यहां से निकलेगा, एक गैमेट यहां से, और इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग होके एक नया इंडिविजुअल यानी F1 जनरेशन का इंडिविजुअल हमारे पास मिल जाएगा। अब इसके हिसाब से लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से हमारे पास एक रेड फ्लावर आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होगा, यहां पास ये इंटरमीडिएट शो करेगा, मतलब पिंक फ्लावर, एक पिंक फ्लावर शो करेगा। तो ये आ जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब डोमिनेंस कैरेक्टर प्रेजेंट होने के बावजूद भी डोमिनेंस एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। सिंपल, इसी प्रोसेस को अगर एक स्टेप और हम आगे बढ़ाते हैं, मतलब F1 जनरेशन के प्रोजेनी के बीच में क्रॉस करते हैं, तो क्या आ जाएगा कंडीशन? कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक R और सिंपली दूसरा, ऊपर को रब कर देता हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं फिर से थोड़ा, इस तरह से एक ग्राफ बना लेते हैं, इधर साइड R स्मॉल r, इधर साइड R एंड स्मॉल r, कंप्लीट। अब ये R और R के बीच में क्रॉसिंग होगा तो R बन जाएगा, R एंड स्मॉल r, R स्मॉल r, R एंड स्मॉल r स्मॉल r और R स्मॉल r, ठीक है, इस तरह से अपने पास। तो यहाँ पास अगर जीनोटाइपिक रेशियो की बात की जाए तो जीनोटाइपिक रेशियो हमारा आ जाएगा कुछ R और स्मॉल r और स्मॉल r,
तो ये आ जाएगा 1:2:1 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाना चालू करते हैं। ठीक है, हो गया। अब यहां पास आया हमारे पास रेशियो, एक जीनोटाइपिक रेशियो आर 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 स्मॉल आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर के बीच में 1:2:1 आ गया। यही सेम टू सेम रेशियो किसके लिए मिलता था? यही टू सेम रेशियो हमारे पास मिलता था एज अ फॉर किसके लिए? एज मिलता था हमारे सेम टू सेम रेशियो अगर पी प्लांट के लिए करते थे, मेंडल्स लॉ के हिसाब से अगर पी प्लांट के फ्लावर कलर के लिए भी कर देते तो सेम टू सेम यही रेशियो 1:2:1 ही मिलता था पी प्लांट फ्लावर के लिए। तो एक चीज ये दोनों से तो क्लियर है, जीनोटाइपिक रेशियो दोनों का सेम आएगा, बट अगर फिनोटाइपिक रेशियो की बात की जाए तो फिनोटाइपिक रेशियो इसका 1:2:1 ही आएगा, बट इसका फिनोटाइपिक रेशियो अगर पी प्लांट के फ्लावर की बात करूं तो ये आ जाएगा 3:1। मतलब 3 क्या हो जाएंगे? 3 फ्लावर एक सेम कलर के हो जाएंगे और 1 फ्लावर डिफरेंट कलर का हो जाएगा। समझ आई बात? मतलब यहाँ 3:1 आ जाएगा और इसके लिए 1:2:1 ही आएगा। तो यहाँ फिनोटाइपिक रेशियो में चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पास अपने पास 2 पिंक बनेगा, एक रेड और एक अपने पास एक व्हाइट कलर का फ्लावर मिलेगा। तो ये आता है, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब डोमिनेंस होने के बावजूद भी ये अपने कैरेक्टर्स को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला जाता है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक ड्रॉबैक है। तो पहला कंप्लीट। नेक्स्ट अपना कोडोमिनेंस। व्हाट इज कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस क्या होता है? कोडोमिनेंस जनरली बोलेंगे तो सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि अगर 2 जीन्स हमारे पास प्रेजेंट हैं तो वो दोनों जीन्स खुद को एक्सप्रेस करेंगे फुल्ली तरह से। 2 जीन्स अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो वो दोनों के दोनों जीन्स खुद को एक्सप्रेस करेंगे, तो इसे बोला जाता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में एक एलिलिक पेयर में जितने भी जीन्स भी प्रेजेंट रहेंगे, एलिलिक पेयर जनरली किसका रहता है? 2 का रहता है, तो वो 2 एलिलिक पेयर में दोनों ही जीन खुद को फुल्ली तरह से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक, खुद की एक्टिविटी को। तो कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा एओबी ब्लड ग्रुपिंग। एओबी ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है? अगर हमारे पास आई जनरली एक थोड़ा सा 2 मिनट इसको रब करके फिर कंप्लीटली समझ लेते हैं एओबी ब्लड ग्रुपिंग, तो फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये भी एक है ड्रॉबैक मेंडल्स के हिसाब से, मेंडल के लॉ के हिसाब से। तो नेक्स्ट स्टार्ट कर दो कोडोमिनेंस को, INANCE कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस समझ लिया हमने क्या होता है। कोडोमिनेंस के हिसाब से दोनों जीन्स खुद को फुल्ली तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल लिख लेना ABO ब्लड ग्रुपिंग। ABO लिखो या AOB ब्लड ग्रुपिंग, दोनों ABO ब्लड ग्रुपिंग ABO ब्लड ग्रुपिंग जो कि जाती है, ठीक है, ब्लड की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये सारे के सारे AOB ब्लड ग्रुपिंग मतलब ब्लड के जीन, ब्लड को कौन कंट्रोल करता है? ब्लड का कैरेक्टर को शो करता है एक जीन जिसे आई जीन बोला जाता है, ठीक है। कौन से जीन द्वारा ब्लड कैरेक्टर शो किया जाता है या फिर एक्सप्रेस होता है? आई जीन। इसे कैपिटल आई से डोनेट किया जाता है, आई जीन, ठीक। अब ये आई जीन्स की एक आइडेंटिफिकेशन होती है दैट ये आई जीन्स के कुछ एलिलिक रहते हैं। एलिलिक मतलब जैसे मैंने जीन्स बोला तो जीन्स में एलिल्स आ जाएंगे, ठीक। जीन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, तो पेयर को क्या बोला जाता है? एलिलिस, ठीक। तो और सिंपल को क्या बोला जाएगा? अगर ये 2 एलिल्स हैं, मान लेता हूं ये मेरे पास ए है और ये बी है, तो ये दोनों को क्या बोला जाएगा? एलिलिज्म बोलूंगा या तो एलिलिस बोलूंगा, ठीक। अगर एक सिंगल ए की मैं बात करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? मेरा एलिलिक, ठीक। तो ये दोनों एलिलिक्स में क्या रहते हैं? डिफरेंट इनके भी जीन रहते हैं, ठीक। तो एक एलिलिक का ए के लिए क्या रहता है? IA जीन रहता है, IA एलिलिक बोलते हैं इसे।
और बी के लिए क्या रहता है, आईबी जीन बोलो, आईबी जीन बोलो, सबसे आसान जीन बोलो। ये आईए जीन कोड्स फॉर ए ब्लड ग्रुप, आईबी जीन कोड्स फॉर बी ब्लड ग्रुप एंड स्मॉल आई जीन्स कोड फॉर ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, समझ आई। अब इन दोनों में से ये भी एलिल्स और ये भी एलिल्स, ये दोनों एलिल्स एलिलिक पेयर जनरली क्या खुद को 100% एक्सप्रेस करेंगे। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में ये प्रेजेंट हैं, अगर ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, एक एलिलिज्म फॉर्म कर रहे हैं, तो ये खुद को 100% एक्सप्रेस करेंगे। अगर मान लेते हैं दो पेरेंट है, मेल के पास ए ब्लड ग्रुप है, फीमेल मदर के पास बी ब्लड ग्रुप है। अब ये दोनों के बाद में फ्यूजन हुआ और जो अपना नेक्स्ट कैटेगरी का ब्लड ग्रुप बना, मान लेते हैं वो ए बी ब्लड ग्रुप बना। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों ही ए और बी एलिलिक दोनों खुद को 100% एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, तो उसे बोला जाता है कोडोमिनेंस। तो सबसे पहले इसके एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं। तो आईए एंड आईबी की एक और कैरेक्टर होता है दैट ये दोनों के दोनों ही आरबीसी सरफेस एंटीजन रिलीज करते हैं, सरफेस एंटीजन रिलीज करते हैं, जी जेंस रिलीज करते हैं। ठीक है, बट आइए कोई भी एंटीजन रिलीज नहीं करता है, नॉट रिलीज लिख रहे हैं, नॉट रिलीज। तो ये भी एक कैरेक्टर आ जाएगा। डोमिनिज्म कैरेक्टर क्यों शो करते हैं, क्योंकि ये आरबीसी सरफेस एंटीजन शो करते हैं, बट ये आरबीसी सरफेस एंटीजन शो नहीं करता, इसलिए इसे डोमिनेंस करिज्म नहीं शो करेगा। किसमें, हेट्रोजाइगस केस में। ठीक है, होमोजाइगस में तो शो करेगा, ये हेट्रोजाइगस केस में नहीं शो करेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तुरंत हम लोग इसकी आइडेंटिफिकेशन वाला चालू कर देते हैं। चलो, अब मेरे पास मान लेता हूं क्या है, ब्लड ग्रुपिंग कुछ इस तरह से है, सिंपल सा ब्लड ग्रुपिंग। कौन सा ब्लड ग्रुपिंग है, आईएबी ब्लड ग्रुपिंग। तो डिफरेंट एलिल्स क्या होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूजन करेंगे। मान लेता हूं मेरे पास सबसे पहले जीन आईए जीन है। ठीक है, आईए जीन, तो आईए जीन के साथ आईए ए मान लेते हैं, फीमेल का भी ए है, मेल का भी ए है, तो दोनों फ्यूज करने के एक चांसेस हैं। ठीक, मान लेता हूं आईए, ठीक है, इसके साथ आई बी भी अटैक करेगा और इसके साथ आई स्मॉल आई भी अटैक करेगा, 3 टाइप्स के जीन्स। अब नेक्स्ट ले लेते हैं आई बी। तो आई बी के साथ क्या अटैक करेगा, आई बी के साथ आई बी भी अटैक कर सकता है, आई बी के साथ आई बी, तो एक आई बी के साथ आई ए तो अटैक कर ही चुके हैं, तो ये जाए इधर रहे जाए उधर रहे, तो आंसर तो एक ही आने वाला है, तो इसलिए एक ही ठोक लेते हैं। और दूसरा आई बी की रिएक्शन कराते हैं या फिर फ्यूजन कराते हैं आई के साथ। नेक्स्ट आखिरी लिख लो आई ए और आई रिसेसिव जीन ले लो। अब इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और ये दोनों कैरेक्टर्स क्या किए, एक न्यू प्रोजेनी में गए, तो ब्लड ग्रुपिंग क्या बनेगी इस केस के लिए। अरे फ्लैश लाइट चालू कर, हो गया। चलो, तो ये हो गया आइए। अब ये दोनों के बीच में क्रॉसिंग होगा तो जनरली मेरा क्या फॉर्मेशन होगा, ए ब्लड ग्रुप और ये बी, तो यहाँ दोनों ही डोमिनेंस हैं, तो कोडोमिनेंस कैरेक्टर शो करेंगे, मतलब खुद को दोनों 100% शो करेंगे, तो ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट केस आईए है और सिंपल आई है, तो इसका कोई एंटीजन नहीं होता, ये वैसे भी रिसेसिव है, तो ये सिंपल यहाँ सिर्फ ए ब्लड ग्रुप बनेगा। आईबी है तो बी ब्लड ग्रुप बनेगा, सिर्फ बी और आई है, तो यहाँ आई तो रिसेसिव है, ये डोमिनेंस है, तो ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, तो मतलब बी बनेगा। यहाँ पास आई है, तो अब एक आखिरी है ओ ब्लड ग्रुप, जो कि मेरा ओ पॉजिटिव है। आपका क्या है, चलो नेक्स्ट कोडोमिनेंस हो गया कैरेक्टर। तो कोडोमिनेंस कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि जब अगर दो डोमिनेंट एक एलिलिक्स में प्रेजेंट हैं तो खुद को 100% शो करेंगे, मतलब खुद को वो कंप्लीटली या फिर इंडिपेंडेंटली शो करेंगे, तो उसे बोला जाता है कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस समझ आया, तो ये दोनों ही ड्रॉबैक्स थे डोमिनेंस के, लॉ ऑफ डोमिनेंस के। हो गया,
स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म और कोडोमिनेंस एक तरह से बोल सकते हो खुद से कोरिलेटेड है। मल्टीपल एलेलिज्म में होता क्या है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया ना, चलो फिर कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म कई हद तक कोडोमिनेंस से कोरिलेट है। मल्टीपल एलेलिज्म यह बोलता है कि एक कैरेक्टर के लिए एक से अधिक एलील्स जब प्रेजेंट हो, यानी एलिलिक पेयर्स जब प्रेजेंट हो, तो वो मल्टीपल एलेलिज्म कहा जाता है। मतलब दो या दो से अधिक बोलो या फिर एक से अधिक, एक से अधिक, अगर एक से अधिक एलील्स या फिर एलिलिक पेयर्स किसी भी जीन एक्सप्रेशन को शो करने के लिए लगते हैं, जैसे कि यहाँ पास ए बी ब्लड ग्रुपिंग, ए ओ बी ब्लड ग्रुपिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है मल्टीपल एलेलिज्म का भी। तो यहाँ पास क्या, एक कैरेक्टर है ब्लड, ब्लड को शो करने के लिए दो दो जीन्स रिक्वायर्ड हैं। एक तो ये वाले कैरेक्टर में देख लो क्या है, ए बी, और ए भी है और बी भी है, तो ये एक कैरेक्टर को ही शो कर रहे हैं, किसको, आरईसी ब्लड को, और कितने प्रेजेंट हैं, दो एलील्स प्रेजेंट हैं। तो सिंपल है कि एक एक्सप्रेशन को शो करने के लिए अगर दो या दो से अधिक एलील्स प्रेजेंट है तो वो मल्टीपल एलेलिज्म की कंडीशन में आ जाएगा। तो मल्टीपल एलेलिज्म की भी एग्जांपल लिख सकते हो एओबी ब्लड ग्रुपिंग। चलो, तो टोटल एओबी ब्लड ग्रुपिंग का एक और सीक्वेंस है कि दैट टोटल एओबी ब्लड ग्रुपिंग कितने, 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स प्रोड्यूस करता है। एक तो ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। मतलब ह्यूमंस में 4 ही टाइप्स के ब्लड ग्रुप अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है ना, यही तो अवेलेबल होते हैं। अब रेयरली कुछ और हो गया, बन गया भैया म्यूटेशन के कारण, तो वो बात अलग है, ठीक। तो कितने रहते हैं, ए बी, या तो ए बी होंगे या तो ओ रहेंगे। इसी तरह से सारे के सारे ब्लड ग्रुप्स अवेलेबल रहते हैं। अब यहाँ पास कुछ एक और इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, हमारे कोर्स में नहीं है फिर भी बता दे रहा हूँ। ये ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओ क्या होता है, ओ को एज अ यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, ब्लड दे सकता है। बट यहाँ पास ए हो गया, बी हो गया, ये किसी और को ब्लड नहीं दे सकते, ऐसा किसी और को ब्लड नहीं दे सकते, मतलब खुद के अलावा जीन वाले को ब्लड नहीं दे सकते। जैसे मैं बात करूंगा ए वाला, तो ए वाला सिर्फ ए को ही ब्लड ग्रुप दे देगा, या तो ए वाला ए बी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, ठीक है। ए वाला किसको किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, या तो ए को दे सकता है या तो ए बी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, यह बात ध्यान रखना। पर बी को नहीं दे सकता, बट ओ सभी को दे सकता है। ओ में लिख लो ऑल, ए डबल एल, ऑल, ऑल मतलब सभी को ओ ब्लड ग्रुप अपना दे सकता है, मतलब मैं सबको खून दे सकता हूँ। हाँ, एक केस और है पॉजिटिव नेगेटिव का केस, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो तभी दे सकता है, ये कंडीशन है। बट एज अगर नॉर्मल केस में बोले तो वो सभी को ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट बी की बात करूं तो बी को देगा या तो ए बी को दे सकता है, ठीक है। और ए बी की एक खासियत है कि ए बी एक यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, जिसे मतलब ये सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता, मतलब सभी से ब्लड ले सकता है। ये कैन एक्सेप्ट, कैन एक्सेप्ट, ACCEPT एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम ऑल दी पर्सन्स, ऑल दी ब्लड ग्रुप एलिमेंट्स, ऑल दी ब्लड ग्रुप वालों से ले सकता है, सिंपल लिख सकता है। और डोनेट किसको कर सकता है, डोनेट करने की बात आएगी तो सिर्फ ए बी वाले को ही डोनेट करेगा, ठीक है। ए को नहीं दे सकता, ना ए बी को, ये ध्यान रखना। ए बी है तो ए बी को ही देगा, ठीक है ना। चलो, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट हो जाए और फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी मतलब होता है कि एक जीन अगर एक से अधिक कैरेक्टर्स को शो कर रहा है तब उसे बोला जाता है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का और एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हो, मतलब एक जीन एक से अधिक इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। एक जीन एक से अधिक इफेक्ट्स को कंट्रोल करेगा, एक जीन एक से अधिक चीजों के लिए इनहेरिटेट करेगा, यानी कोडिंग करेगा, ठीक।
कोडिंग जिसको अभी समझ नहीं आता, अगला वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। और बाद में जब बायोटेक में पहुंचेंगे तो वहां तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक, किस तरह से क्या होता है सब कुछ। तो समझ आए, पॉलीट्रॉपी मतलब एक जीन एक से अधिक इफेक्ट को शो करेगा, तो उसे क्या बोला जाता है, प्लीयोट्रॉपी बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं प्लीयोट्रॉपी। प्लीयोट्रॉपी के दो एग्जांपल्स हैं मेनली इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, PLEIOTROPY, प्लीयोट्रॉपी। तो प्लीयोट्रॉपी के एक एग्जांपल लिख लो जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। दो एग्जांपल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और चाहिए होगा तो पीडीएफ लिंक पे चले जाना, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लेना। प्लीयोट्रॉपी, तो प्लीयोट्रॉपी एज स्टार्ट करते हैं। तो प्लीयोट्रॉपी का पहला आ जाएगा फिनाइल, PHENYL, फिनाइल, KETONNURIA, न्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक टाइप का डिसऑर्डर है जो कि कॉज्ड होता है, मतलब ये अगर डिसऑर्डर किसी भी इंसान को हो गया, ह्यूमंस को हो गया, तो उसके कारण इसका इफेक्ट एक तो किस पे दिखता है, स्किन पे दिखता है, दूसरा हेयर पे दिखता है, बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं, ठीक है, तीसरा मेंटल रिटार्डेशन पे दिखता है, मतलब मेंटली इफेक्ट भी करता है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया अगर जिसको डिसऑर्डर ये हो गया, ये किस कारण से होता है, ये जनरली म्यूटेशन के कारण होता है। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन इज ए स्मॉल चेंजेस। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन एक स्मॉल चेंजेस है जब कोई भी जीन कोडिंग करेगा किसी भी कैरेक्टर के लिए, अगर उसमें कोई नयापन आ गया या फिर नया डिसऑर्डर आ गया, कुछ भी नए चेंजेस आ गए, तो उसके कारण फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसऑर्डर हो सकता है। तो म्यूटेशन ही एक रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि म्यूटेशन मतलब चेंजेस इन जीन कोडिंग में अगर कुछ चेंजेस आ गया तो ये डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो जनरली जीन्स क्या कोड करते हैं, अगर ये डिसऑर्डर को हाइब्रिड करना है, मतलब डिसऑर्डर से बचना है, तो ये जीन अगर जो नॉर्मल फंक्शनिंग जीन रहते हैं, तो नॉर्मल फंक्शनिंग जीन क्या कोड करते हैं, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज को क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। PHENYL, फिनाइल, ALANINE, एलानाइन, HYDROXYLASE, हाइड्रोक्सिलेज की कोडिंग करते हैं। अगर फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज की प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं होती है, इस एंजाइम की प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं होती है, तब ये डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, तो ये डिसऑर्डर होता क्या है, इस डिसऑर्डर में होता क्या है, जनरली अगर ये एंजाइम बॉडी में कम पड़ जाती है इंसानों के, तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हमारे पास जो फिनाइल एनालाइन है, PHENYLALANINE, फिनाइल एनालाइन, ये सब्सटेंस ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है, नॉट कन्वर्टेड, नॉट CONVER, कन्वर्ट नहीं हो पाता है किस पे, ट्रायोजिन, TRYSINE, ट्रायोजिन, ठीक। स्पेलिंग चेक कर लेना ट्रायोजिन की, मैं चेक करके बता, TRYOSINE, TRYO, ट्रायोजिन, ठीक है, नॉट कन्वर्टेड इनटू ट्रायोजिन, ट्रायोजिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इसी कारण इसका इफेक्ट पहला तो स्किन पे देखने को मिलता है, दूसरा हेयर पे देखने को मिलता है, तीसरा मेंटल रिटार्डेशन। तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा प्लीयोट्रॉपी। मतलब एक जीन, कौन सा जीन है, एक जीन है, ठीक है, फिनाइल एडेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जिस कोडिंग करता है, तो ये जीन एक से अधिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। पहला तो स्किन कलर को भी स्किन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, दूसरा हेयर को कंट्रोल कर रहा है, तीसरा मेंटल रिटार्डेशन को, तो एक से ज्यादा इफेक्ट को शो कर रहा है। तो इसी तरह से इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक और है, डस्टर ले लो,
नेक्स्ट इसी में डाल लो कि जो पी प्लांट रहते हैं, पी प्लांट्स में जनरली स्टार्च की सिंथेसाइज के लिए और जो पी प्लांट्स हैं, पी प्लांट्स की जो सीड्स बनती हैं उन सीड्स की यानी फ्रूट्स जो उसके बनते हैं तो उसकी राउंडिंग के लिए, ठीक है, राउंड होगा कि व्रिंकल्ड होगा, तो उसके लिए भी सेम टू सेम क्या एक जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। उस जीन का नाम क्या है? उस जीन का नाम है बी एंड स्मॉल बी, ठीक है। अगर जिस भी पी प्लांट पे अगर मान लेते हैं हमारे पास बीबी एलेलिज्म प्रेजेंट है, एलेलिज्म यानी जिसे एलिलोमॉर्फ भी बोला जाता है, ठीक है, जीन पेयर प्रेजेंट है, तो उसका क्या होगा? उसमें अपना पहला तो ROUND राउंड एंड क्या हाईली स्टार्च गेन होगा, हाईली HILY हाईली स्टार्च गेन होगा। समझ आया? अगर बीबी है तो मतलब बी और बी है, ठीक है, ये जीन अगर प्रेजेंट है, जीन पेयर प्रेजेंट है, तो जो अपना फॉर्मेशन होगा, सीड की फॉर्मेशन होगी, पी सीड की फॉर्मेशन होगी, वो हाईली राउंड होंगी, पहले तो राउंडेड होंगी, दूसरा लार्ज भी होंगी, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? लार्ज पीस ऑब्टेन होंगी, तीसरा उसमें हाईली स्टार्च गेन होगा, मतलब स्टार्च की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा होगी, ठीक। नेक्स्ट आता है, अगर हमारे पास ये जीन पेयर है, एक स्मॉल बी और स्मॉल बी, तो इसमें क्या क्या नुकसान है? इसका पहला नुकसान है ये तो व्रिंकल्ड रहेगा, व्रिंकल्ड सीड रहेंगे, प्लस इस हाईली स्टार्च गेन बिल्कुल ना रहेगा, मतलब बहुत लो लेवल ऑफ स्टार्च गेन रहेगा, ठीक है। साइज भी टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, उसके साथ साथ छोटा रहेगा, स्मॉल लिख सकते हो। तो ये क्या आ गए? एक से अधिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल दिखता हुआ दिखा। मान लेते हैं इसी में एक बीच वाला कैरेक्टर भी आता है तो उसको भी लिख लो। तो बी एंड स्मॉल भी हुआ तो क्या होगा? बी एंड स्मॉल भी हुआ तो पहला तो राउंड होगा, ऐसा केस नहीं है, ROUND राउंड होगा, सीड क्या होगा? राउंड होगा, बट उसके साथ साथ एक एक्सेप्शन आ जाएगा कि दैट उसमें स्टार्च गेन उतना नहीं रहेगा, इंटरमीडिएट लिख सकते हो, बेस्ट MEDIAT इंटरमीडिएट क्या रहेगा? स्टार्च गेन। समझ आई बात? तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक कैरेक्टर, एक जीन दो या दो से अधिक कैरेक्टर्स को अगर कंट्रोल करता है यानी इफेक्ट शो करता है तो उसे प्लियोट्रॉपी के अंदर हम कंक्लूड करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलेंगे तो सिंपल सा एक वर्ड में बोल सकते हैं, क्या? पॉली मतलब एक से अधिक, जेनिक यानी जेनेटिक्स, ठीक, और इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस एक्टिविटी, मतलब एक एक्सप्रेशन को शो करने के लिए अगर दो या दो से अधिक जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे तब उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोला जाता है। सेम टू सेम यही मल्टीपल एलेलिज्म के केस में भी हमने देखा था, ठीक, मतलब एक कैरेक्टर या एक ट्रेड को शो करने के लिए अगर दो या दो से अधिक जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे तो उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोला जाता है। उसी को सिंपल मल्टीपल एलेलिज्म भी बोला जाता है, दोनों सेम टू सेम। AOB ब्लड ग्रुपिंग हो गया जैसे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक इंपॉर्टेंट केस है स्किन कलर, ठीक, स्किन कलर आ जाएगा मेन इंपॉर्टेंट। तो इसको डिस्कवरी किया था एक पहली बार एक साइंटिस्ट जिनका नाम था गेल्टन। गेल्टन के हिसाब से एक जीन पेयर में भी 3 या 3 से अधिक हो सकते हैं जो कि क्या करेंगे, ऐसा पूरा का पूरा कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, ठीक। मोर देन 2 or 2 जीन्स कैन कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर का दो या दो से अधिक जीन्स कंट्रोल कर सकते हैं, दो या दो से अधिक या 3 से अधिक, ठीक। तो इसे उन्होंने ऐसा गेल्टन ने बोला था और उन्होंने इसकी एक्सपेरिमेंट करके एक प्रूव्ड एग्जांपल भी दिया था, क्या? स्किन कलर का।
स्किन कलर किसके कारण होता है? एक जीन होता है मेलानाइन, मेलानाइन के कारण ही स्किन का कलर होता है कि भाई मेरे स्किन का कलर डार्क है, तो क्यों डार्क है? ठीक है, मेरे स्किन का कलर इंटरमीडिएट साइज है, मतलब दोनों है, ब्लैक, ना ब्लैक ना ज्यादा व्हाइट। ठीक है, कुछ अफ्रीकन्स होते हैं जो पूरे ब्लैक होते हैं, तो उनका क्या, और जो कुछ इंग्लैंड वाले होते हैं, ठीक है, ज्यादा जो बर्फीली एरियाज में रहते हैं, तो अमेरिकन होते हैं, तो उनका पूरा व्हाइट व्हाइट। तो इसका किस कारण से होता है ऐसा चीजें? ठीक है, इंडियन वालों का क्यों बीच में होता है, ये सारी चीजें। तो इस ये आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के कारण। तो एक इसका स्क्रीनशॉट हो गया हो तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्टार्ट कर देते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है जिसे मेलानाइन बोला जाता है। तो टॉपिक डाल लो, पॉलीजेनिक INHERITANC, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक, कौन से जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है? जीन MELANINE, मेलानाइन। ठीक, मेलानाइन जीन है जो कि कंट्रोल करता है। स्पेलिंग लेट मी चेक 1 सेकेंड। स्पेलिंग MELANIN, मेलानाइन, NE नहीं N। ठीक, स्पेलिंग प्रॉब्लम होती है मेरे को, बट सुधर जाएगी। वीडियो क्लियर तो है ना भाई लोग? चल, तो एक जीन है जो कि ये कंट्रोल करता है। अब ये जीन्स क्या पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी 3-3 जीन्स या 3-3 एलेलिज्म एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। वो भी कौन सा? स्किन, SKIN, स्किन कलर को। जैसे कि एग्जांपल में बात करेंगे तो जो अगर कोई आदमी है जो बहुत ज्यादा ब्लैक है, BLACK, ब्लैक, ठीक है, मैन मान लेते हैं, एज अ मैन, मैन है वो एक बहुत ज्यादा, मैन इन ब्लैक, मैन इन ब्लैक, एक में आदमी है जो बहुत ज्यादा ब्लैक है, ठीक है, तो उसमें कौन सा जीन होगा? AA, ठीक, वो साथ रहता है, AABB एंड CC जीन। तो इस जीन, अगर ये तीनों के तीनों पेयर्स ऑफ जीन्स उसमें प्रेजेंट है तो इंसान बहुत ज्यादा ही काला होगा। अगर मान लो कोई इंसान है, मान लेते वुमेन है, वुमेन जो कि क्या है? वाइट है, वाइट इंडियंस बोलो, कुछ बोलो, सफेद इंसान। तो अगर वुमेन बहुत ज्यादा गोरी है तो उसका कारण होगा क्या? कि उसमें जीन स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c जीन प्रेजेंट है। ठीक, ये हो गया। अगर मान लेते हैं ये दोनों केसेस को मैं क्रॉस कर दूं, मतलब अगर ये ब्लैक मैन और ये व्हाइट वुमेन दोनों एक दूसरे से शादी कर लिए, ठीक है, मैरी कर लिए एक दूसरे के साथ, तो अब इनके साथ में जो बच्चा ऑब्टेन होगा, यानी जो प्रोजेनी मिलेगा, तो उसका कलर एकदम इंटरमीडिएट होगा। मतलब इंटरमीडिएट कलर बोलो जिसे मेल्टो बोला जाता है, मेल्टो, मंटो तो एक इंसान, मेल्टो बोला जाता है, ठीक है। तो उसका कलर क्या होगा? इंटरमीडिएट। और उसमें जीन सीक्वेंस किस तरह से रहेगा? A एंड स्मॉल a, ठीक, B एंड स्मॉल b, C एंड कैपिटल C एंड स्मॉल c, और ये कलर शो करेगा जैसे मेरा कलर है, ठीक है, एक इंटरमीडिएट कलर शो करेगा, ठीक है, ना ज्यादा गोरा ना ज्यादा काला, तो ये आ जाएगा प्रोजेनी, प्रोजेनी, GAN। तो ये आ गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। समझ आया? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसे पूछ चुका है, ठीक। डॉग के केस में भी पूछा था, डॉग के केस का जस्ट कलर थोड़ा सा अलग सा होता है, तो उसके लिए काफी पूछता है, ठीक। नेक्स्ट जब अपन क्वेश्चन देखेंगे ना तो डॉग वाला केस देख लेंगे, एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन यानी होता है कि एक जीन दूसरे की जीन की एक्टिविटी को कंपटीट करने की कोशिश करेगा। कंपटीट करने की कोशिश करने का मतलब है कि दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा। ये भी जीन खुद दूसरे जीन को डोमिनेट करने की कोशिश, मतलब खुद के ऊपर डोमिनेंट कैरेक्टर शो करने की कोशिश करेगा, और ये भी उसके ऊपर डोमिनेंट कैरेक्टर शो करने की कोशिश करेगा। एक ही है, मतलब दूसरे को कंपटीट करेंगे। और यहीं पास दूसरा केस आता है कि अगर ये दोनों जीन्स अगर ये दोनों जीन्स
अगर प्रेजेंट नहीं है, मतलब अगर टुगेदर नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन भी शो नहीं कर पाएंगे, मतलब ट्रेड्स को शो भी नहीं कर पाएंगे। तो उसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। जैसे कि हम देखते हैं पी प्लांट्स के फ्लावर के केस में, ठीक, स्वीट पी प्लांट्स के फ्लावर के केस में, तो उसका कलर किस कारण से होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन के कारण हो पाता है। मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक जीन दूसरे जीन की एक्टिविटी को हाइडन करने की कोशिश करेगी, बट दोनों एक दूसरे के बिना कोई फंक्शन भी नहीं शो करेंगे, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक इसका स्क्रीनशॉट तो हो चुका है, सॉरी इसमें तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इस खत्म करते हैं ये लेक्चर यहीं। होपफुली आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप इजीली मुझे कमेंट कर सकते हैं बिलो माय वीडियो, ठीक। और पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स एक आध दो लोग सजेस्ट करके मुझे भेज सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, जो कि पीडीएफ में ही आपको मिल जाएगी। मैं कमेंट में भी ईमेल आईडी भेज दूंगा, तो वहां से भी आप मेरे को पीडीएफ लिंक भेज सकते हो अगर कोई नोट्स बनाया होगा भेजना चाहता है तो। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, जहां हम पढ़ेंगे लिंकेज और इनहेरिटेंस।